नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है शादी या बर्बादी। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। लेडी डॉक्टर ने लेबर रूम से बाहर आकर बोला। मनोज समेत खड़े हुए परिवार के जितने भी लोग थे, सभी के चेहरे उदास होकर लटक गए। फिर से बेटियों की बाढ़ लगा दी। भगवान जाने ये औरत क्यों ब्याह कर ले आई। मैं अपने बेटे मनोज के लिए 6 सालों से बैठकर ठूस रही है। दुनिया की हर चीज इसे दी है, लेकिन इसके बाद भी एक बेटा तक तो नहीं दे सकी मेरे मनोज को। हाँ, ये देखो कितना शर्मिंदा हो गया है मेरा बेटा मनोज। मनोज की माँ अपनी बेटियों के साथ दुखड़े बांट रही थी। बेटियां भी झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी। लेडी डॉक्टर ने पास से गुजरते हुए इन सब को रोते हुए देखा तो हैरत से बोली, आप लोग रो क्यों रहे हैं? बेटियों के जन्म पर तो मिठाई बांटना चाहिए, वो तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। लेडी डॉक्टर ने कहा तो मनोज की माँ ने हाथ उठाकर कहा, बस करो डॉक्टर मैडम जी। पहले ही इस करमजली ने दो दो पोतियां देकर कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। एक और पोती की उम्मीद नहीं थी हमें। लड़का चाहिए था। लड़का वंश बढ़ाता है, जो बड़ा होकर मनोज का हाथ बटाता। लेकिन इसने फिर एक लड़की पैदा करके हमारे हाथ में थमा दी। नर्स छोटी बच्ची लाकर मनोज के हाथों में दे गई थी। मनोज ने बेटी को देखा, हूबहू पिता से मिलती जुलती थी। उसे प्यार से सीने से लगा लिया। उन्हें नित्या से मिलने की अनुमति दे दी गई थी। वो अंदर बिस्तर पर लेटी थी। सास साधना जी ने तो उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया। उनके ख्याल में अगर उसने तीसरी बेटी पैदा की है तो इसमें उसी का दोष था। नंदे भी माँ के साथ घर लौट गई थी। मनोज नित्या से मिलने अंदर गया। कैसी हो नित्या? उसने जाते ही पूछा। नित्या ने निगाहें चुरा ली। मुझे माफ कर दीजिए मनोज, मैं इस बार भी आपको बेटा नहीं दे सकी, नित्या ने कहा तो मनोज दाएं बाएं देखने लगा। अच्छा छोड़ो इस बात को, डॉक्टर से डिस्चार्ज लेकर घर चलते हैं। माँ की तबीयत सही नहीं है, वह घर चली गई हैं, मनोज ने कहा तो नित्या उसे हैरत से देखने लगी। उसने अभी अभी एक बच्चा पैदा किया था, मगर मनोज तो ऐसे बातें कर रहा था जैसे उसे सर्दी खांसी हो। थोड़ी देर बाद वह बच्ची को लेकर घर पहुंची ही थी। उसने देखा घर वालों का मूड खराब है और सास तो घर में कदम रखते ही तानों की गोलियां चलाने लगी। अरे मनहूस औरत, कितनी बार कहा था भगवान से प्रार्थना कर, माथा टेक कि तेरी गोद में लाल आए, भगवान तुझे बेटे का सुख दे ताकि मेरे बेटे के भी भाग कुछ खुल जाए। मगर तू तो है करमजली, जब से तू इस घर में आई है तब से मेरे मनोज का हाथ तंग कर दिया है। नौकरी की थोड़ी सैलरी से पहले ही इसका गुजारा नहीं होता था। दो दो बेटियां हैं, तीसरी ये। एक और आफत आ गई। सास दुपट्टा मुंह पर डालकर फिर से रोने लगी। नित्या अपनी जगह अपराधी सी बन गई थी। न चाहते हुए भी नित्या अपनी बेटी को अपने लिए बोझ समझने लगी। फिर उसकी सास ने उसे किचन के कामों में झोंक दिया। वो दुखते हुए शरीर के साथ हांडी रोटी करने लगी। उसकी हालत बुरी थी, मगर सास को उस पर दया आ ही नहीं रही थी। अगले दिन ही मनोज काम पर चला गया था। जितने दिन काम करता है उसे उतने दिन ही पैसे मिलते थे। अब तो खर्चे और बढ़ गए थे। वैसे भी वो माँ और बहनों के नित्या के साथ व्यवहार पर कुछ भी नहीं कहता था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। नित्या भी छोटी बच्ची बड़ी होने लगी, मगर अभी उसे सिर्फ 3 से 4 महीने हुए थे जब मनोज के साथ वो घटना घट गई। एक दिन वो काम से घर आया तो उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। वो थके थके कदमों से चलता हुआ आया और आंगन में पड़ी अकेली चरपाई के ऊपर बैठ गया। नित्या किचन में काम कर रही थी। उसकी नजर मनोज पर पड़ी तो उसने तुरंत बाहर निकल कर पूछा, क्या बात है मनोज, आज जल्दी घर आ गए हो? इतने में ही अंदर कमरे से नित्या की सास साधना जी बाहर निकल आई। अरे आ गया मेरा बेटा मनोज, आज जल्दी आ गया। आज तू एक खुशखबरी है। तेरी बड़ी बहन
सुमन की शादी पक्की हो गई है और मुझे बहुत तैयारी करनी होगी। उसके लिए गहने बनवाऊंगी, तो मुझे इस बार पूरी सैलरी के पैसे दे देना। अपने मनहूस बेटियों पर मत खर्च करना। सुमन के भी बड़े अरमान हैं। साधना जी ने कहा तो मनोज अचानक जैसे फट पड़ा। नहीं ले जा सकता मार्केट करवाने, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया है। घर में जो थोड़े बहुत पैसे आते थे, अब से वो भी नहीं आएंगे। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ कि आखिर मैं घर के खर्चे कैसे पूरे करूँगा। मनोज तो जैसे फूट फूट कर रोने लगा। किचन के पास पानी का ग्लास लेकर खड़ी नित्या भी हक्का बक्का रह गई। सास का भी मुंह थोड़ी देर के लिए खुला और फिर एकदम उन्होंने अपना सीना पीटना शुरू कर दिया। हाय हाय, मेरे बेटे के तो भाग ही फूट गए। कहते हैं कि लक्ष्मी औरत के भाग्य से आती है, मगर नित्या तू तो बड़ी अपशकुनी है। जब से मेरे बेटे के साथ तेरी शादी हुई है, घर में आए दिन कोई न कोई बवंडर आ जाता है। सासू माँ ने ले जाकर पूरा बात घुमा फिरा कर नित्या के सिर डाल दिया। नित्या अपनी जगह मुजरिम सी बन गई। मेरा बेटा कितना ज्यादा परेशान है, तो इसकी मदद तो कभी नहीं कर सकती। बस 3 बेटियां पैदा करके इसके सर का टेंशन बढ़ा दिया है। भगवान जाने मेरा मनोज इस सब से कैसे निपटेगा। माँ भी सर पर हाथ रख कर लेट गई। इसके बाद तो जैसे मुसीबतों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। घर में 3-3 जवान बहनें थीं, जिनकी शादियां करनी थी। ये अलग बात थी कि वो सारा दिन पलंग तोड़ती और भाभी को तंग करने का काम करती थी। मगर घर में रखे हुए पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे। नित्या बहुत ही कंजूसी से घर का सामान मंगवाती, लेकिन इसके बाद भी घर में रखे पैसे आखिर कितना समय चल सकते थे। उस दिन वो अलमारी खोलकर खड़ी अंदर रखे हुए पैसे खोज रही थी कि 20-50 कुछ भी मिल जाए तो बच्चों के लिए दूध मंगा लूं। कौन सी दौलत छुपा कर रखी है यहाँ पर। सास कमरे में आई तो उन्होंने पूछा। नित्या घबरा गई। कुछ नहीं माँ जी, बस पैसे ढूंढ रही हूँ, उसने दबी दबी आवाज में कहा। कोई खजाना नहीं गाड़ा है जो ढूंढ रही है। यहाँ मेरे पास आकर बैठो, तुमसे एक बात करनी है। अब कान खोलकर सुन। मनोज पर बड़ा ही कठिन समय आया है। मेरा एक रिश्तेदार दुबई में रहता है। कल उसने मुझे फोन किया था। उसका कहना था कि मनोज को दुबई में काम दिलवा देगा, लेकिन इसके लिए एक बड़ी पूंजी की जरूरत है। अब हम में से किसी के पास इतनी बड़ी पूंजी तो है नहीं। हाँ, लेकिन मेरे पास एक तरीका है। सास ने नित्या का चेहरा देखते हुए कहा। माँ जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मनोज की दुबई में नौकरी लग जाएगी, मगर वो क्या है ना? नित्या ने पूछा। तो सास ने थोड़ी देर इधर उधर बातें घुमाते हुए बोली। तुम्हारे पिता का इतना बड़ा सा मकान है, भाई तुम्हारा कोई है नहीं, बस एक तुम्हारा बूढ़ा पिता है जो वहां रहता है। एक काम करने वाला नौकर है जो उनका ख्याल रखता है। अगर तुम थोड़ी सी मदद करो तो अपने पिता से कहकर वो मकान बेच दो और वो पैसे मनोज को दे दो, ताकि वो बाहर जाकर पैसे भेजे। 3-3 बेटियां तो पैदा करके तुमने दे दी है, आखिर उनका खर्चे भी तो उठाना है। तेरी ननद की शादी भी सर पर है, कैसे होगा यह सब। तू क्या चाहती है, तेरी ननद कुंवारी बैठी रहे। अपने बूढ़े पिता को कहो वो कहीं किराए पर चले जाएं, मनोज पैसे भेजेगा तो तुम किराया भर दिया करना। सास ने आराम से सारी प्लानिंग उसे समझा दी थी। नित्या हक्का बक्का सा उनका मुंह देखने लगी। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, वो मेरे पिता का मकान है, इतना अधिक कीमत है उसका, मैं नहीं बेचने वाली। नित्या ने कहा तो सास एकदम से उखड़ गई। हाँ, ज्यादा कीमत का है तो उसको सजा कर क्या करना है। अच्छा यही है, उसे बेचो और मनोज को पैसे दो, ताकि इन पैसों से तेरी ननद का घर बच जाए और बाकी पैसों को लेकर मनोज दुबई चला जाए। वरना मैं अभी मनोज को बोलूंगी कि वो तुम्हें घर से निकाल कर तलाक दे दे।
आखिर 3-3 बेटियों की मांस को रख कर उसने करना क्या है? सास की बात सुनकर नित्या के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो रात भर परेशान रही। अगले दिन उसकी सास ने जबरदस्ती उसको घर से बाहर निकाल दिया और बोला, अभी तो तुझे निकाल रही हूँ, अगर पैसे घर बेच कर नहीं लाई तो तेरी बेटियों को भी वहीं पहुंचा दूंगी। रोते रोते नित्या अपने बूढ़े पिता के घर पहुंची। पिता ने जब अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखा तो घबरा गए। क्या हुआ बिटिया, कोई परेशानी है क्या? तू क्यों रो रही है? भगवान के लिए पिताजी इस मकान को बेचकर मनोज को पैसे दे दें। उन्हें दुबई जाना है। मेरी मदद करे, वरना मेरी सास मुझे तलाक दिलवा देंगी। 3 बेटियां पैदा करने के जुर्म में। अब उस घर में मेरी हैसियत वैसे ही खत्म हो गई है। नित्या गिड़गिड़ाते हुए पिता के पांव पकड़े बैठी थी। नित्या के पिता घबरा गए। उन्होंने उसकी आंखों के बहते आंसू पोंछे। चिंता मत कर मेरी बेटी, अगर इस घर को बेचकर तेरा गृहस्थी उजड़ने से बचता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने भी तेरे शादी में बहुत से लोन लिए थे। एक काम कर, तू कुछ दिन बाद आना, तब तक मैं यह घर बेच दूंगा। तू आधे पैसे ले जाना और पैसे कर्जदारों को लौटा दूंगा। कुछ दिन बाद मकान अच्छी कीमत में बिक गया। पैसे लेकर जब नित्या घर पहुंची तो उसकी सास पैसे देखकर बहुत खुश हो गई। उसके बूढ़े पिता अपने गांव के रिश्तेदार के घर चले गए। मनोज ने कहा, ये तो बहुत बड़ी पूंजी है माँ, मैं आसानी से दुबई चला जाऊंगा। हाँ हाँ बेटा, जरूर जाना। भगवान ने तेरे भाग्य चमकाए हैं। नित्या की सास प्यार भरे स्वर में कह रही थी। पहले मैं अपनी बड़ी बेटी के इन पैसों से शादी करूंगी, फिर तू जाना। कुछ ही दिनों में सुमन की शादी हो गई। सब खुश थे, पर नित्या का दिल बुझा हुआ था। पिता को दर-बदर करके उसके दिल को सुकून नहीं आ रहा था। मनोज कमरे में आया और उसके पास आकर बैठ गया। चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें और हमारी बेटियों को किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दूंगा। अभी अभी नित्या ने इतने बड़े मकान का कीमत मनोज के हवाले किया था, इसीलिए उसके सर पर नित्या के उपकार का बोझ सवार था। मगर सास ने जैसे ही उसे देखा कि वो नित्या से प्यार से बातें कर रहा है, उसने फौरन नित्या को बाहर बुलाकर खाना बनाने के लिए बैठा दिया। नित्या खामोश अंदर बैठी रह गई। मनोज के दुबई जाने की सारी तैयारियां पूरी हो गई और जल्द ही उसका बुलावा आ गया। सामान पैक करके वह चला गया और जाते जाते उसने नित्या से वादा किया कि वह जल्द पैसे कमा कर भेजना शुरू करेगा, ताकि ये तीनों बेटियों का अच्छा भविष्य बन जाए। नन्ही बेटियां पिता को जाता हुआ देखकर माँ का आंचल थामे खड़ी थी। मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं? वह मासूमियत से पूछ रही थी। नित्या बस आंसू पीकर रह गई। जानती थी मनोज के रहते हुए भी उसके घर में हैसियत नौकरानी जैसी थी। अब उसके जाने के बाद तो सास और ननंदे उसका जीना हराम कर देंगी, और ऐसा ही हुआ। पूरे घर का काम वैसे ही नित्या से करवाया जाता था। अब सास और 2 ननंदों ने हर जगह बेइज्जत करना शुरू कर दिया कि नित्या ने खुद मनोज को जबरदस्ती दुबई भेजा है। आस पड़ोस जो भी कोई आता, नित्या की सास उसके सामने रोने धोने लग जाती। 3-3 बेटियां पैदा करके हमारे सामने रख दी है, कौन इन्हें पढ़ाएगा लिखाएगा और इनकी शादियां करेगा? लाखों का दहेज देना कहाँ का आसान काम है आजकल। सास कहती जाती और सुनने वाले सर हिलाते जाते। इसी करमजली के मारे हमारा बेटा दुबई चला गया। बेचारी नित्या शर्मिंदा होती रहती। अब तो बेटियां भी बड़ी हो रही थी, सारी बातें समझती थी और हैरत से पूछती, मम्मी क्या हम बोझ हैं? बोझ क्या होता है? दादी हमें इस तरह क्यों कहती हैं? नित्या खामोश हो जाती और बेचारी क्या कहती। उधर दुबई में मनोज काम के लिए बहुत हाथ पैर मार रहा था। तब जाकर दूसरे महीने उसकी अच्छी नौकरी लग गई। अब उसने हर महीने अच्छे पैसे भेजने शुरू कर दिए थे। मगर परेशानी यह थी कि सारे पैसे
सास के खाते में आते। नित्या कहती, माँ जी, मुझे कुछ पैसे दे दे, मैंने बच्चियों का स्कूल में एडमिशन करवाना है। मनोज ने इस महीने अच्छी खासी पूंजी भेजी थी। तूने क्या करना है? बच्चियों का स्कूल में एडमिशन करवा के कल को दूसरे घर में ब्याह के जाएंगी, सारे पैसे हमारे बर्बाद होंगे। और कोई ज़रूरत नहीं है अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने की, सरकारी स्कूल में जाकर एडमिशन करा दे। बड़ी आई पैसे मांगने वाली, कल को उन्होंने दूसरे घर ही जाना है। सास ने सर झटका। नित्या हक्का बक्का रह गई। उसे याद आया कि सास ने तो इसके पिता के मकान का किराया भरने की भी हामी भरी थी। माँ जी, मगर बच्चियों को पढ़ाना जरूरी है, और मनोज ने कहा था कि वो इनके लिए पैसे भेजेंगे। नित्या ने कुछ कहने की कोशिश की, तभी छोटी ननद अंदर से आ धमकी, भाई तो जब से गए हैं उन्होंने तुमसे बात तक नहीं की। वो तुमसे और तुम्हारी बेटियों से जान छुड़ा कर गए हैं, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? बड़ी ननद ने कहा तो नित्या चुप रह गई। ये बात तो सच थी, जब से मनोज यहाँ से गया था उसने नित्या को कोई फोन नहीं किया था। यो भी बस मस्त मौला इंसान था, बीबी बच्चों का कोई फिक्र नहीं करने वाला था। सास ननंदे इस महीने शॉपिंग करने का लिस्ट बना रही थी कि कौन से पैसे कहाँ खर्च करने हैं, और नित्या के लिए 2 फूटी कौड़ी खर्च नहीं करना चाहती थी। नित्या के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। वो जानती थी कि सास उसे मनोज से बात करने नहीं देंगी। इसीलिए पड़ोस के घर जाकर मनोज का नंबर मिलाया। कुछ देर तक बेल जाती रही। फिर मनोज ने फ़ोन उठा लिया। वो थका हुआ था। मनोज, मैं नित्या बात कर रही हूँ। मुझे बच्चियों के स्कूल के लिए कुछ पैसे चाहिए। माँ जी मुझे पैसे नहीं दे रही हैं। आप मुझे अलग से पैसे भेज दिया करें ताकि मैं इनको स्कूल भेज दिया करूँ। नित्या ने मनोज से कहा। दूसरी ओर शायद वो ड्यूटी करके आया था, थका हुआ था। यार, तुम लोगों के पैसों की डिमांड ही खत्म नहीं हो रही है। मैं यहाँ गाय बैल की तरह काम करके तुम लोगों को पैसे भेजता हूँ, मगर तुम्हारा तो लालच का पेट भर ही नहीं रहा है। तुम्हें और पैसे चाहिए। अभी 2 दिन पहले तुमने माँ से कहकर पैसे मंगवाए हैं कि बच्चियों के लिए नए कपड़े लाने हैं। ये बेटियां तो मेरे लिए मुसीबत बन गई हैं। ना वहाँ सुकून था, न यहाँ सुकून है। अब तुम मुझे फ़ोन मत करना। मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को पालने के लिए। मनोज ने झटके से फ़ोन रख दिया। यह सुनकर नित्या स्तब्ध रह गई। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। उसने तो कभी सास को कहकर पैसे नहीं मंगवाए थे। जब वह वापस आई तो ये देखकर उसके पैर दरवाजे में ही रुक गए। अंदर आंगन में बैठी उसकी सास मोबाइल पर किसी से बातें कर रही थी, और जिस तरह से बात कर रही थी यूं लग रहा था जैसे पता नहीं कितना खास बात है। नित्या दरवाजा बंद करके अंदर आई। तभी सास ने कहा, आ गई तेरी पत्नी, न जाने किसके घर जाकर तुझे मेरी शिकायतें लगाती फिर रही है। नित्या ने एक झटके से पलटकर देखा। मनोज ने उसका फ़ोन काटने के बाद अपनी माँ को फ़ोन मिला दिया था। उसे बहुत दुख हुआ, मगर उसने कुछ न कहा और खामोशी से किचन में चली गई। ननदों ने आकर आदेश दे दिया था कि बड़ी दीदी जीजाजी खाने में आ रहे हैं, तो पुलाव पनीर की सब्जी, रस मलाई, हलवा बना ले। यह खामोशी से खाना बनाते हुए सोच रही थी, बेटियां दूध पीने को तरस रही हैं, मगर घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाए जा रहे हैं। तीनों नंदे आए दिन शॉपिंग पर चली जाती। सास भी उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट देती। नित्या का दिल खून के आंसू रोने लगा, मगर वो सब सहन करके काम करती रही। जब पति ही उसके साथ न था तो वो किससे अपनी शिकायत करती। बूढ़े पिता को तो उसने खुद दरबदर कर दिया था अपने पति और सास की बातों में आकर। अगले दिन मोहल्ले में शादी थी। सास और तीनों ननद सज धज कर बन ठन कर शादी में जाने लगी। खूब अच्छे अच्छे महंगे कपड़े पहने हुए थे। नित्या भी अपनी बेटियों को भेजना चाहती थी, पर सास ने कहा, इसकी तो टूटी चप्पल है, यह क्या जाएगी शादी में, भिखारियों को अलाउ नहीं है।
यह कहकर सासू माँ तीनों बच्चों पर ठहाके मारने लगी। अब जा कमरे में, हमारा रास्ता मत काटो। पीछे से सास ने जब देख लिया कि नित्या चली गई है, फौरन मनोज को फोन मिला दिया। मेरा बेटा कैसा है तू? माँ ने प्यार से कहा। दूसरी ओर मनोज कल वाली बात के लिए परेशान था। माँ, मैं बीबी और बच्चियों के कारण बहुत परेशान हूँ। वो आए दिन इतने पैसे मंगवाती हैं, आप हर समय बताती हैं कि उनके खर्चे कम नहीं होते। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं दिन रात ड्यूटी करता हूँ, तब भी कुछ पैसे नहीं बचा पा रहा हूँ। सारी उम्र तो यहाँ नहीं रह सकता। मैं मनोज के स्वर में झुंझुलाहट थी। सास मुस्कुरा दी। बस बेटा, इसीलिए तुझे आज फोन किया है। भला तूने ठेके लिए हैं 3-3 बेटियों को पालने के और उन्हें ब्याहने के। कल को लाखों का दहेज लेंगी और भगवान न करे अगर कोई घर से भाग गई तो तेरी कितनी बदनामी होगी। सारा इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा है कि इस करम जली को तलाक दे दे, जिसने आज तक तुझे एक बेटा नहीं दिया, और दूसरी शादी कर ले। ये तो तुझे बेटा देने से रही। सास की बात पर मनोज एकदम सकते में आ गया, मगर माँ की बात कुछ कुछ उसके दिल को लगी थी। रुपया पैसा आ गया था। अब ढलती उम्र की पत्नी उसको वैसे भी सुहा नहीं रही थी। यूं भी शुरू से ही नित्या के साथ उसका दिल न मिला था। मनोज ने कुछ समय तो बात घुमाया, मगर फिर आखिर मान ही गया। दूसरे दिन सास ने नित्या से खाना बनवाया, कपड़े बर्तन धुलवाए, घर का पोछा करवाया। जब नित्या अपने बच्चों को 2 रोटी खिलाने लगी तो वह थाली छीन कर कहने लगी, चल तू अपना बोरिया बिस्तर बांध। जा मेरा बेटा, तुझे अब इस घर में रखने को तैयार नहीं है। तुझे तलाक के नोटिस भेज देगा। सास ने मजा लेने वाली अंदाज में कहा। नित्या हक्का बक्का रह गई। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? उसने घबरा कर पूछा, और तभी उनके मोबाइल पर दोबारा से कॉल आने लगी। सासू माँ ने कॉल रिसीव करके स्पीकर ऑन किया और झट से नित्या के हाथ में थमा दिया। नित्या ने घबरा कर पूछा, मनोज, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा और मेरी बेटियों का क्या होगा? मगर दूसरी ओर मनोज तो कुंवारी और कम उम्र की लड़की से शादी करने के सपने सजा चुका था। उसने नित्या की एक न सुनी और बोला, मैंने वकील से बात कर ली है। वो आज ही तुम्हें डाइवोर्स के पेपर्स दे जाएगा। चुपचाप साइन कर देना। नित्या घबरा कर वहीं जमीन पर बैठती चली गई। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। न जाने कितनी देर तक रोती रही और सास की मिन्नतें करती रही कि उसके साथ ऐसा न करे। लेकिन अब क्या हो सकता था? तभी दरवाजे पर वकील भी आ गया और सास और नंदे ने जबरदस्ती उसे साइन करवा ली। तीनों बेटियां परेशान माँ की ये हालत देख रही थी। साधना जी और उसकी तीनों बेटियों ने धक्के देकर नित्या को घर से निकाल दिया। पिता तो पहले ही घर से बेघर हो गए थे। अब उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। तीनों बेटियों को अपने साथ लिपटाए नित्या चलने लगी। उसे अपने पिता के नौकर श्यामू का घर याद आया। वो खामोशी से वहां जा पहुंची। नौकर श्यामू ने नित्या को अपने दरवाजे पर रोते हुए देखा तो उसे दया आ गई। उसने अपने घर के छोटे से टूटे फूटे स्टोर रूम में नित्या को शरण दे दी। नित्या खामोशी से अपनी बेटियों को लेकर वहीं रहने लगी। दिन रात उसकी बेटियां माँ को रोता देखती, लेकिन वो अपनी माँ की कोई मदद नहीं कर सकती थी। वो तीनों ही बहुत छोटी थी। दिन बीतते गए। दुबई से खूब सारा पैसा कमाकर मनोज शादी करके घर वापस आ गया। उसने अपने लिए कुंवारी लड़की तलाश कर रखी थी। जब रुपया हाथ में हो तब सब कुछ हो जाता है। छोटी उम्र की खूबसूरत पत्नी पाकर मनोज बहुत खुश था। उसने नित्या और अपनी तीनों बेटियों की कभी याद तक नहीं आई। उसकी माँ ने भी विदेशी बहू का दिल खोलकर स्वागत किया। दिन गुजरते रहे। सभी प्रतीक्षा में थे कि कब नई दुल्हन बेटे की खुशखबरी सुनाती है। मगर धीरे धीरे पूरा साल गुजर गया। मनोज का इंतजार अब व्याकुलता में बदलने लगा था।
आखिर एक दिन पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। बेटा या बेटी देना भगवान के हाथ में होता है, औरत के हाथ में नहीं, डॉक्टर ने कहा और मना किया। मगर मनोज की जिद थी, उसकी पत्नी का चेकअप किया जाए। डॉक्टर ने चेकअप कर लिया और जब रिपोर्ट मनोज के हाथ में थमाई तो उसकी आंखों के आगे धरती फट गई। माफ कीजिएगा मनोज जी, आपकी पत्नी माँ नहीं बन सकती। मनोज फटी फटी निगाहों से रिपोर्ट को देख रहा था। डॉक्टर ने उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था। वो खामोशी से घर वापस आ गया, लेकिन उसके दिल की दुनिया उजड़ चुकी थी। अब उसे रह रहकर अपनी वो तीनों बेटियां याद आती थी और निसंतान होना क्या होता है उसे अब पता चल रहा था। वो उठते बैठते माँ से बस यही सवाल करता, माँ मुझे बताएं, नित्या मेरी बेटियों को लेकर कहाँ गई? सास क्या जवाब देती? वो तो खुद कुछ नहीं जानती थी कि नित्या कहाँ है। मनोज पागलों की तरह पूरे शहर में नित्या को ढूंढता फिर रहा था। यहाँ तक कि वो उसके बूढ़े पिता को खोजते खोजते उनके पास भी जा पहुंचा। उसके पिता ने जब सुना कि नित्या को डाइवोर्स देकर घर से निकाल दिया गया है तो वो घबरा गए। उन्होंने बताया कि वह मेरे पास नहीं आई। अब तो मनोज के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। एक दिन मनोज अपने दुबई के दोस्त, जो कि कुछ समय के लिए भारत आया था, उसके घर न्यू ईयर पार्टी करने पहुंचा तो एक औरत जो कि घूंघट में सबको चाय पानी सर्व कर रही थी, नित्या थी। नित्या की नज़र जब मनोज पर पड़ी तो उसने घूंघट और कर लिया। फिर वह बिना कुछ बोले उसको कोल्ड ड्रिंक सर्व करने लगी। तभी अचानक से मनोज के दोस्त से झटके से कोल्ड ड्रिंक का ग्लास उसकी साड़ी पर गिर गया तो वह उसे साफ करने लगी। मनोज की नज़र नित्या पर पड़ी तो वह स्तब्ध हो गया। वह उस समय कुछ नहीं बोला। पार्टी खत्म होने पर चोर के भेष में मुंह पर मफलर लगाकर उसके पीछा करते करते उसके घर पहुंच गया। नित्या को खबर भी नहीं लगी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक टूटा सा कमरा जिसके दरवाजे की जगह फटे चादर का एक पर्दा लटक रहा था। वो भारी कदमों के साथ दरवाजे के सामने पहुंचा। तेज हवा इतनी ठंडी थी कि शरीर में जैसे सुइयां चुभ रही हों। मनोज ने भी मोटा सा जैकेट और मफलर दस्ताने पहन रखी थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजे के आगे लटकता हुआ पर्दा हटाया और सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए थे। सामने जमीन पर चटाई के ऊपर उसकी तीनों बेटियां लेटी हुई थी। छोटी बेटी भूख से बिलबिला रही थी। सब ने फटे चिथड़े कपड़े पहने हुए थे। खाने के नाम पर घर पर एक भी बिस्किट नहीं था। आहट पर नित्या ने सर उठाकर देखा कौन आया है। उसकी आवाज कांप रही थी। समय की फेर ने शायद उसे समय से पहले बूढ़ा कर दिया था। मनोज धीरे धीरे चलता हुआ अंदर आकर कहने लगा, मुझे माफ कर दो नित्या, मैंने माँ और बहनों की बातों में आकर तुम्हें डाइवोर्स दे दी। हालांकि तुम एक शरीफ और नेक लड़की थी। तुम्हारे पिता के पैसों के कारण ही मैं दुबई जा पाया और मेरे हालात बेहतर हुए। ये मेरी बेटियां हैं, इन्हें इस हाल में मैं नहीं देख सकता। मैं अलग घर खरीद लूँगा, तुम वहाँ अपनी बेटियों के साथ रहना। मैं इनका हर महीने का खर्चा तुम्हें देता रहूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। दोनों हाथ जोड़े हुए मनोज रोते रोते कह रहा था। नित्या ने भी जब उसे देखा तो वो चौंक गई। बेटियां 2 दिन से भूखी थी। वो पार्टी का बचा हुआ खाना लेकर आई थी। बच्चे खाना देखकर झपट पड़े। मनोज बेटियों को गोद में लेकर खाना खिलाने लगा। शायद भगवान ने मनोज के दिल में दया डाल दी थी। वह खामोश रह गई। मनोज ने जल्दी अलग मकान की व्यवस्था कर दी और उनके पिता को भी उसी में रखा। नित्या बेटियों को लेकर वहां शिफ्ट हो गई। मगर एक एक्सीडेंट में मनोज को अपने एक हाथों को कटवाना पड़ा। वो कारोबार तो करता रहा, उसकी विदेशी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। घर में बैठी दोनों बहनें बूढ़ी होती चली गई। कोई उनका रिश्ता लेकर न आया। सास तो पोता पोता कहकर खटिया पर पड़ गई।
एक निवाला भी अपने से नहीं खा सकती थी। ये सब कुछ नित्या और उसकी बेटियों पर किए अत्याचारों का नतीजा ही था। नित्या की सास दिन रात माफ़ी मांगती और मनोज से कहती कि वो उन्हें नित्या के पास ले आए ताकि वो उससे माफ़ी मांग सके और उनका बुढ़ापा सुकून से कट जाए। मगर मनोज अपने कटे हाथों को देखकर सोचता रहा, जैसा पाप उन्होंने नित्या के साथ किया था, उनकी सज़ा ऐसा ही मिलना चाहिए था। बाद में नित्या ने मनोज को माफ़ कर दिया और उनके परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, शादी जैसे पवित्र बंधन को बर्बाद ना करें और ना ही कभी किसी का हक मारे, नहीं तो अंत कभी अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, नित्या ने उन्हें माफ करके सही किया या गलत? कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।